फोन डिस्चार्ज होने वाला था। इट अलर्टेड मी एंड फिर वो अलर्ट क्या मतलब डिस्कनेक्ट हुआ तब मुझे ध्यान आया। एनीवे, back to discussion. So between B is the separation of alpha particle from center line, और B जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा, थीटा डिफ्लेक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, और B जितना छोटा होएगा उतना डिफ्लेक्शन जो होएगा वो क्या होएगा, ज्यादा होएगा। एम आई राइट? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। वेरी यस गुड। यस सर। ठीक है, अब इसमें आखिरी पॉइंट जो होता है वो ये होता है, फोर्थ वन जो इन्होंने डिस्कवर किया था इसके थ्रू। और if we go back to our 2 सीट्स पीछे जाते हैं, रदरफोर्ड मॉडल का जो डायग्राम था अल्फा स्कैटरिंग वाला, उसको एक बार थोड़ा सा फिर से परस्यू करते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी। और हाँ, ठीक है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मुझे ये बताना था कि सी किसी भी एंगल थीटा पे, जैसे ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन से अगर ये एंगल थीटा हम लेते हैं, तो यहाँ पर आउट ऑफ टोटल पार्टिकल्स, जो अगर अल्फा पार्टिकल्स टोटल हमने डाल रखे हैं एन अमाउंट में, ठीक है, एन पार्टिकल्स हम फ्लो कराते हैं, तो एट थीटा एंगल हाउ मेनी सच पार्टिकल्स आर गोइंग टू गेट कलेक्टेड। ठीक है, क्या फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विल कम एट दिस एंगल थीटा, एंगल थीटा पे डिफ्लेक्ट होकर के कितने पार्टिकल्स आएंगे। तो और इसके लिए भी उन्होंने एक्चुअली एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, एंड दैट एक्सप्रेशन आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस। एंड लाइक अगर अब थीटा बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विच आर बीइंग डिटेक्टेड इज डिक्रीजिंग, राइट, एंड रिट्रेस करने वाला बहुत कम है। So our expression should be such that it should capture this idea. Am I right? So it's going to, I mean, what he predicted or what he gave delivered was a relationship something like this, where f theta, this is the fraction of particle, fraction of total alpha particles collected or deflected at angle theta. Now यहाँ पर जो रिलेशनशिप है इट इज समथिंग लाइक दिस, 2 पाई into tau, ठीक है, and then rho the density into small z capital Z e square divided by 2 mv square का whole square into sin theta by sin 4 theta by 2। ठीक है, यहाँ पर P is the thickness of foil। ठीक है, तो अगर थिकनेस ऑफ फॉयल हम बढ़ा देते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल पार्टिकल जो कि एंगल थीटा पर डिफ्लेक्ट होएगा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। यस सर। थिकनेस ऑफ फॉयल को सेम रखते हैं तो फ्रैक्शन जो है
at any given theta will keep on decreasing with the value of theta. Increased value of theta, theta जैसे जैसे बढ़ेगा, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, ये वैल्यू क्या होएगा? If you are going to have a look closely at it, sin theta क्या होता है? Sin theta is equal to sin theta by 2 into cos theta by 2 into 2. ऐसा ट्रिगो में हम लोगों ने पढ़ा था। ये sin थीटा बाई 2, ये sin थीटा बाई 2 अगर कैंसिल कर देते हैं तो ये वाला रिलेशनशिप नेट जो होगा वो क्या होगा? cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय sin क्यूब थीटा बाई 2, राइट? अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान होगा तो थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती है तो साइन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, राइट? और Yes. साइन, तो कॉस थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा बाई 2 की भी वैल्यू घटेगी, घटेगी ना। कॉस थीटा बाई 2 की, अगर थीटा को बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू घटेगी। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू बढ़ेगी, राइट? बट 1/sin थीटा की वैल्यू, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होएगी? ये फिर से घटेगा, ठीक है? तो दिस इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, cos थीटा बाई 2 multiplied by 1/sin cube theta by 2, right? Is it okay? सर ट्रिग्नो मेरा नहीं हुआ है। क्या ट्रिग्नो नहीं हुआ है? ये बताया तो है मैंने। मैथ्स में। मैथ्स में क्यों करना है तुमको? sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये है ना? ये 2 थीटा को थीटा कर दिया तो थीटा जो है ऑटोमेटिकली थीटा बाई 2 हो जाएंगे, यस सर। ठीक है? तो ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है। थीटा जैसे जैसे मतलब थीटा को अगर हमने इंक्रीज किया तो दोनों, ये दोनों वैल्यूज घट रही है, मतलब ये नेट वैल्यू जो होगा ये क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा विथ इंक्रीजिंग थीटा। एम आई मेकिंग सेंस? दैट मीन्स फ्रैक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज। सो इंक्रीजिंग थिकनेस पर फ्रैक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज which is deflecting at any angle theta, और थिकनेस को सेम रखा और डिफ्लेक्शन को चेंज, डिफ्लेक्शन के हिसाब से नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम डिफ्लेक्शन पर आई विल हैव मोर फ्रैक्शंस एंड ज्यादा डिफ्लेक्शन पर आई विल हैव लेस फ्रैक्शन, ठीक है? दैट मींस deflection angle is inversely fraction of particles being deflected is inversely proportional to theta. Will it be true or not? हेलो सर लास्ट लाइन रिपीट करो। लास्ट लाइन मैंने ये बोला कि एफ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। थीटा को जितना बढ़ाएंगे एफ की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है? Yes, एफ sir. इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस द टाउ ऑफ द फॉयल। वेलोसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? कीपिंग दिस थिंग एफ, ये थीटा को सेम रखा हमने, थिकनेस को सेम रखा। मैक्सिमम वेलोसिटी अगर बढ़ गई हमारी तो एफ क्या होगा? एफ इज अगेन गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और फॉर दैट मैटर काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आ रही है ये कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, तो आ रही है सर। ये कंक्लूजन, ये इक्वेशंस बताने के पीछे जो लॉजिक है ना वो यही है।
कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो आप आंसर कर पाए। बहुत कम टाइम पूछा है या मोस्टली नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन कभी पूछेगा तो आप रिप्लाई कर पाए। तो आपके टाइम में पूछेगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है। And these are the things which you will generally not find in normal books. सेम तरीके से यहाँ पर भी इंटरप्रिटेशन हम लोग कर सकते हैं। लाइक इसको यहाँ पर जैसे मैं एनालिसिस करने के लिए बोल रहा हूँ, वैसी एनालिसिस आप लोग इसकी भी कर सकते हैं ना खुद से। Which variable will be directly proportional and which variable will be inversely proportional? Are we getting this point? अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम ये Z को बढ़ा देते हैं, यानी एटॉमिक नंबर जो बड़ा वाला एटम है, बड़ा वाला न्यूक्लियस जिसके अगेंस्ट में जा करके अल्फा पार्टिकल जिसपे ये कर रहा है, अल्फा पार्टिकल जिसपे हम लोग थ्रो कर रहे हैं, उसका जेड अगर हम बढ़ा देते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ or anything which is, I mean, a fraction of alpha particles deflecting by angle theta will become what? Will it become more or less if I increase the Z? मतलब ऐसे समझो जर्मेनियम, सॉरी, हाँ, एक लेते हैं ऑक्सीजन, दूसरा लेते हैं सल्फर और तीसरा लेते हैं जर्मीनियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, या सोडियम ले लेते हैं, सल्फर ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, सोडियम के अलावा, या फिर एल्यूमिनियम ले लो यार, लेट अस टेक एल्यूमिनियम। सोडियम थोड़ा सा रिस्की वेंचर रहेगा, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है 13, कुछ और ले लो, कैल्शियम ले लेते हैं 20, और फिर ये जर्मीनियम ले लेते हैं 32। फ्रैक्शंस क्या होंगे? एट सेम एंगल एंड सेम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड सेम थिकनेस ऑफ फॉयल। डिफ्लेक्शन किसमें ज्यादा होएगा? Sorry, fraction of particles deflecting by some angle theta will be highest in which? It will be highest in the system in which the foil is having the highest number of protons. Is it right? बड़ा वाला जेट जिसका बड़ा रहेगा, बाकी सारी चीजें अगर सेम कर दिया हमने, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा कर दिया हमने, अब उसको फिक्स कर दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को फिक्स कर दिया, थिकनेस को फिक्स कर दिया, सारी चीजें सेम है, तो किसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होएगा? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है क्या हम लोगों को? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो इस टाइप की एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। हो जाएगा या मुश्किल है? सर ट्राई करके देखेंगे। हाँ बिल्कुल, ट्राई करके देखना होगा। ट्राई करने के पहले आपको अब घर पे जा करके इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना होगा, कौन कौन वेरिएबल के साथ डायरेक्टली और कौन कौन के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। एफ थीटा फ्रैक्शन, एफ थीटा इज फ्रैक्शन, ठीक है, थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट, जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ अदर मेटल न्यूक्लियस या जिसका फॉयल है उसका। स्मॉल जेड क्या इंडिकेट करता है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इंडिकेट करता है, दिस इज टाउ, थिकनेस ऑफ फॉयल, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, रो इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल ऑफ फॉयल, ओके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में I'll begin with like limitations of this. Actually limitations इसका बोर्स मॉडल देता है, बोर्स देता है,
और बोल का प्रोपोजिशन जो था, देयर वाज अ पैरेलल थिंग व्हिच वाज गोइंग, एक्चुअली पैरेलल नहीं, वो पहले ही बता दिया था। देयर इज अ साइंटिस्ट नेम्ड मैक्सवेल। मैक्सवेल का नाम सुना है हम लोगों ने क्या कभी अपने अभी तक की सर लाइफ सिर्फ में? नाम सुनना है। यस सर। खाली नाम सुना है, उसने क्या कुछ काम किया था उसके बारे में नहीं सुना है? जी सर, वो कॉर्कस्क्रू रूल, कॉर्कस्क्रू रूल था 10th। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो बेसिकली उसका जो रूल्स है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, ईएमआई बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पर सिर्फ डायरेक्शन के बारे में आप लोग को बताया गया था कि ऐसा होता है। द रियल रूल इज मच मैग्निफाइड वन, बड़ा है थोड़ा। तो वो ईएमआई में होता ये है, बोला ये जाता है कि कोई भी चीज, जैसे कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यानी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाए, ठीक है, और ऐसा हो कि इन दोनों में से कोई एक बढ़ या घट रहा हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, या फिर मैग्नेटिक फिक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ या घट रहा हो, चेंज हो रहा हो। बढ़ने घटने का मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से कोई भी कंडीशन मेट हो रहा है, लेकिन दोनों का प्रेजेंस जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड का भी, ठीक है। तो देयर इज ऑटोमेटिक, ये दोनों चीजें जैसे ही एक साथ होती है ना, there is automatic emission of energy which starts taking place। उसमें हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता है, ये दोनों कंडीशंस जैसे ही मेट हुआ, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया और मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों में से कोई भी एक चेंज करने लगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो या चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, तो वो सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट करने लगता है या रेडिएट करने लगता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेसिपेशन। और वो यही एस्टैब्लिश करता है कि रदरफोर्ड वाले मॉडल में बेसिकली न्यूक्लियस की वजह से हमारा ये है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो रहा है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराया हमने mv² में, उन्होंने, रदरफोर्ड ने, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, v²/r। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव ही नहीं कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, सिर्फ मूव कर रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब एक्सेलरेटिंग चार्ज का नेचर क्या होता है, चार्ज जब मूव करता है तो उससे बनता है करंट, ठीक है, और करंट से हमको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड, आप लोगों को ध्यान होगा, मैग्नेटिक फोर्स, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं ना एक दूसरे पे, सेम डायरेक्शन में रिपेल Yes, करता sir. है, अपोजिट यस सर। डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो करंट से बन गया फोर्स E इंटू वेलोसिटी, सिर्फ मूव कर रहा है तो करंट बना, और करंट से बन गया फोर्स। और अगर ये एक्सिलरेट कर रहा है, चार्ज अगर एक्सिलरेट कर रहा है, मतलब करंट क्या होगा, करंट चेंजिंग करंट होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर चार्ज नॉर्मली सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो सिर्फ करंट बन रहा है, लेकिन चार्ज अगर एक्सेलरेट करने लगे तो करंट जो होगा वो चेंजिंग करंट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, अगर समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग तो फिर अगले लेक्चर में मैं डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है ना। ऐसे समझने में बहुत मुश्किल आपको नहीं होना चाहिए। मान लो ये चार्ज Q 5 सेकेंड में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता तो 10 मीटर ट्रेवल करता, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से, और अगर एक्सेलरेट कर रहा है मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो
सेम 10 मीटर जाने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर करंट का आप एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कर सकते हो दोनों सिनारियों में। 10 सेकंड तक आने के लिए पहली बार 5 सेकंड का टाइम लगा, चार्ज कितना गया, जो भी चार्ज गया, मान लो ये चार्ज जितना भी है, तो 2 यूनिट चार्ज गया, 2 यूनिट चार्ज गया तो 2/5.4 हो जाएगा। और यही अगर एक्सेलरेट करेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो टाइम कम लगने लगेगा इसको। इनिशियल वेलोसिटी 0 भी मानोगे तब भी टाइम कम लगने लगेगा। हेलो, Yes, sir. देखो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, अभी ये बात को मान लो, अगले लेक्चर में मैं समझा दूंगा। ठीक है। और एनीवे अभी तो जस्ट आपको यही दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक्सेलरेटिंग चार्ज से चेंजिंग करंट हमको मिलता है, और चेंजिंग करंट का मतलब क्या हो गया, चेंजिंग मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। अब ये दोनों अगर हो गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब लाइट, ठीक है। और लाइट डिसिपेट करेगा, इसका मतलब एनर्जी सर डिसिपेट। आपकी हाँ बोल, आवाज कट रही थी। बात नहीं है, आज के लिए अब यहीं पे हम लोग रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब एक्चुअली संदीप का लेक्चर है 10 बजे से, इसकी कॉलेज का, इसकी वजह से हम लोग को रुकना पड़ रहा है, अदरवाइज 10:30 तक कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। Yes, sir. Sir, ओके। PDF भेज दोगे ना? हाँ मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, और तुमको आज शाम को तुम्हारा लेक्चर दूंगा। ठीक है। Okay, आई sir. थिंक आज शाम को थोड़ा एक्सटेंडेड लेक्चर ही आपका रहेगा। Okay, sir. ओके, बाय फॉर